हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी की अच्छी होंगे। हमारा जो आज का नया टॉपिक होगा, जो यूनिट 5 चल रही थी हमारी, कौन सी चल रही थी? यूनिट 5 कौन सी है? डायनेमिक सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये हमारा चल रहा था। इसमें जो हमने आपको पढ़ा दिए थे न्यूटन्स लॉ पढ़ा दिए, उसके आगे हमारा सेंटर ऑफ मास। देखो ये टॉपिक हमारे साथ लिख के बताऊंगा, ठीक है? ये वाला टॉपिक्स होंगे, ये सब लिख के बताऊंगा। ये टॉपिक सब अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमारा डायनेमिक वाली जो हमारी क्या चल रही है, न्यूटन मैकेनिक्स चल रही है, उसमें ये सब टॉपिक होंगे, क्या होंगे? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? आप इनको पढ़ लेना, आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। सेमेस्टर वाइज है, ठीक है? आज हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं अगले मंथ के बाद। जो भी होगा वो डिस्कस अभी नहीं हुआ है। देखो जब आपके एग्जाम होंगे तो ये क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है? ये छोटे छोटे शॉर्ट में भी क्वेश्चन बन सकते हैं और लॉन्ग शॉर्ट में भी डाल सकता है, अगर पॉइंट में डालेगा क्वेश्चन तब। जैसे पॉइंट में का मतलब कहने का अर्थ है कि अगर इसने सेंटर ऑफ मास भी डाल दिया, न्यूटन्स लॉ भी डाल दिया, पहली कंडीशन बताओ, दूसरी सेंटर ऑफ मास, न्यूटन्स लॉ, ठीक है? इस तरीके से आपको डायरेक्ट डेल्टा, मतलब किसी में भी जोड़ जाड़ के क्वेश्चन बना देगा अगर लॉन्ग में बनाएगा तो। इसलिए ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है? डेली आपको क्लास मिलेगी और मिस नहीं करनी है, ठीक है? डेली आपको क्लास करनी है। क्या होता है सेंटर ऑफ मास? सेंटर जानते हैं, केंद्र। मास क्या होता है? द्रव्यमान। किसी केंद्र का द्रव्यमान। क्या कह रहा है? किसी केंद्र का द्रव्यमान सेंटर ऑफ मास कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे कि हमारे पास कोई एक छड़ है, इस तरीके से छड़, ये हमारे पास क्या है? छड़ है, इसका कोई केंद्र होगा, ठीक है? इसका क्या, मान लो एक हमारे पास इधर साइड रखेंगे, अगर हम इस साइड को इस साइड से रोकेंगे, जैसे हमारे पास ये मार्कर है, अगर मैं इसको इस साइड से रोकूंगा तो क्या हो जा रहा है? नीचे की ओर बैलेंस हो रहा है। इसका बैलेंस क्या हो रहा है? बिगड़ रहा है, यानी परिवर्तन हो रहा है। मान में क्या हो रहा है? परिवर्तन। यहाँ पर रखेंगे तब भी मान में परिवर्तन होगा। सेंटर ऑफ मास कहता है कि जब हम किसी वस्तु को केंद्र पर पकड़ते हैं तो केंद्र क्या हो जाता है? बराबर हो जाती है। हमारी जो क्या कहलाएगी? इसके इक्वल कहलाएगी। ये वाला हमारा रुक नहीं रहा है, देखो इस पे रोकेंगे तो इसका सेंटर देखो है, इस पे रुक गया तो ये क्या है? सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। हमने लिखा है किसी सिस्टम का वह पॉइंट, ये सिस्टम का वह पॉइंट हमने आपको एग्जांपल में बताया, ये हमने आपको चित्र भी समझा दिया। तो किसी सिस्टम का, निकाय बोलते हैं सिस्टम को, या बॉडी मान लो, किसी बॉडी या किसी सिस्टम का वह पॉइंट जिसका उसका कंप्लीट मास फोर्स, कंप्लीट मास फोर्स, मास फोर्स का मतलब है उसका पूरा जो बल होगा एक सेंटर पर इक्वल हो जाता है। किस पे हो जाता है? एक सेंटर पे, ठीक है? उस पे किस पे हो जाता है? एक सेंटर पर फोर्स क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। जैसे सेंटर पर फोर्स तो क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो क्या होगा? उस सिस्टम को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। उस सिस्टम को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? सेंटर ऑफ मास क्या कहता है? हमारे पास कोई निकाय है, निकाय का जो बीच वाला बिंदु, इस पर हम किसी वस्तु को रोकते हैं तो दोनों ओर की जो बैलेंसिंग क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो अगर दोनों वैल्यू को रोक जाता है तो किसके कारण? सेंटर ऑफ मास के कारण, ठीक है? अब मानेंगे इसको, आगे को क्या करेंगे? इसकी डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, ऐसे आप लिख सकते हैं CM से प्रस्तुत करते हैं। ये हमारा कौन है? CM, जिसके सेंटर पर सब दुनिया क्या रही? चल रही है। माना कोई सिस्टम, सिस्टम बोले तो निकाय, जिनके कई पार्टिकल, मास, मास बोले तो द्रव्यमान, अगर आपको याद ना हो तो हम बता देते, द्रव्यमान, ठीक है? तो द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ की नियत मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। आपको फिजिक्स में माना तो है, चलो मानी, इस चीज को मानते, लेकिन फिजिक्स में माना कुछ नहीं होता है, सब कुछ ज्ञात होता है। द्रव्यमान क्या होता है? पदार्थ की नियत मात्रा द्रव्यमान कहलाती है, ठीक है? ये हमारा हो गया मास। अगर हमारे पास मास मान क्या रहे हैं कि हमारे पास द्रव्यमान m1 है, m2 है, m3 है, m4 है, डॉट डॉट n टर्म्स तक है। कितने भी टर्म्स हो हमारे, कितने हैं? n टर्म्स तक है। तथा पार्टिकल की पोजीशन, अब पोजीशन भी कुछ होगी। अगर इनका द्रव्यमान m है, इनका भी द्रव्यमान है, इसका भी कुछ द्रव्यमान है, इसका भी कुछ द्रव्यमान है, तो इनका कुछ तो होगा। क्या होगा? दूरी भी होगी इसकी, पार्टिकल की पोजीशन भी होगी। r को पोजीशन बताती है, हमारे पास दो द्रव्यमान होंगे, दो द्रव्यमान के बीच की पोजीशन को भी हम किससे लिखेंगे? r1, r2, r3 और डॉट डॉट n टर्म्स तक। तब सेंटर ऑफ मास पोजीशन वेक्टर निम्न होगा। तो कह रहा है कि जो सेंटर का जो पोजीशन मास होगा, द्रव्यमान होगा, वो क्या होगा? निम्न होगा। अब हमने सब कुछ तो ज्ञात कर लिया।
तो हमें पता तो होना चाहिए कि इसका मास द्रव्यमान कितना होगा। हमने 2 वैल्यू बना ली, 2 चित्र बना लिए, 2-3 हमने द्रव्यमान ले लिए, 2-3 उनकी क्या ले ली, पार्टिकल्स की पोजीशन भी ले ली, 2 पार्टिकल्स की पोजीशन भी ले ली। तो इनका हमें क्या बताना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास भी तो ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं सेंटर ऑफ मास तो वेक्टर ज्ञात करेंगे तो आर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है आपको बहुत अच्छी तरीके से हमने समझाया होगा। जैसे इस प्रकार से डायग्राम होता है, ये वाला जो बिंदु P होता है जो हमारा क्या बताता है, बिंदु के ऊंचाई लंबाई की या उसकी साइज को ज्ञात करना, किसके कारण, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण किसी वस्तु की स्थिति को ज्ञात करना क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और पोजीशन वेक्टर क्या होता है हमारा, आर माना, आर CM का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास बराबर, पहले हमारे पास द्रव्यमान कितना दिया है m1, और फिर पहला द्रव्यमान का पहला हमारे पास क्या पोजीशन mr1, फिर दूसरा द्रव्यमान का दूसरा पोजीशन, तीसरा द्रव्यमान का तीसरे पोजीशन। इसी प्रकार ये हमारे सब द्रव्यमान हो गए बटे कुल द्रव्यमान m1 m2 m3 डॉट डॉट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं हमारे टोटल द्रव्यमान कितने टर्म्स तक है, डॉट डॉट करके लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमने इनको लिख लिया n टर्म्स तक, कितने टर्म है n मान लेना, ठीक है, जितने भी होंगे। I बराबर n टर्म्स हमने मान लिया, जो हमारे चल रहा है r 1 1 2 2 3 कितने n टर्म्स तक। तो I बराबर 1 और I बराबर 1 क्या बताता है हमारा, m हो गया I और I हो गया हमारा I, तो m नीचे वाला क्या हो गया द्रव्यमान, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख देते हैं। इसके आगे को सॉल्व कराएंगे। ये तो हो गया हमारा फार्मूला, ठीक है, ये क्या ज्ञात हुआ फार्मूला। आप ये इसको एक समीकरण मान लो, इसको भी आप एक समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 और 2 हमारे पास क्या हो गए, ज्ञात हो गए। इसके आगे हम कराते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो अभी हमने इसको ज्ञात किया था टोटल मास, ठीक है, इसको हमने क्या ज्ञात किया था, ये वाला टोटल मास ज्ञात किया था। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो एक एक पॉइंट को समझो, कुछ कठिन नहीं, सब कुछ क्या है सरल है बिल्कुल। RCM हमने बता ही दिया, ये हमारा क्या पोजीशन वेक्टर है, और CM बता रहा है मेरा सेंटर ऑफ मास है। I हमारे पास n टर्म्स तक इसकी वैल्यू चल रही है, और I बराबर क्या 1 है, तो हमारे पास ये टोटल मास इसका भी था, ये हमारा क्या हो गया, पूरा क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हम इसका और इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। एक एक कंडीशन को समझो, डिफरेंशिएट भी बताऊंगा। आप इसका और इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो कैसे करेंगे, dr बटे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष। तो dr वेक्टर बटे dt, CM चल रहा है m1, ठीक है, m1 तो मास ऐसे ही रहेगा मेरा, d1 बटे d2 प्लस m2 dr2 बटे dt प्लस m3 d3 बटे dt, डॉट डॉट चलता रहेगा हमारा n टर्म्स तक। नीचे वाला मास है, इस तरीके से लिख जाएगा, कुछ परिवर्तन तो नहीं हुआ। हमने ऊपर वाली वैल्यू में क्या कर रहे हैं, इसका हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों साइड। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ये वाला हमारा क्या कर लेंगे, बाहर। जब हम इसको बाहर कर लेंगे तो ये वाला डिफरेंशिएट हो गया हमारा, किसमें, r का मान चेंज होगा, dr बटे dt, dr बटे dt, dr बटे dt। तो यानी कि कहने का अर्थ है जो हमारा r क्या है, इसकी पोजीशन है, वो समय के साथ क्या हो रही है, समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। समय के सापेक्ष क्या हो रहा है, r में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो BCM हमारा, अब जहां पे आया था B क्यों आया, अब ये समझो, dr बटे dt। अब एक बताएं, देखो वेग क्या होता है, अगर आपने सभी ने पढ़ा होगा, वेग बोले तो वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अगर टाइम के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया था, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, r हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे टाइम। तो dr बटे dt बराबर क्या हो जाएगा, b। तो हमें यहाँ पर आ गया b। यहाँ पर कंडीशन समझे कैसे आया, b आ गया।
बी आ गया तो एम इस तरीके से इतना लिखा है, कुछ नहीं करना है। बी हमने यहाँ पे बना लिया, बराबर एम बना लिया। आर भी हमारा विस्थापन बटे बी, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग, विस्थापन परिवर्तन की दर को v3, डॉट डॉट करके लिख लिए। अब एक कंडीशन और समझो, संवेग होता है, मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, तो संवेग p बराबर क्या होता है एम बी। ठीक है, यह यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा m1 v1 m2 v2। द्रव्यमान तथा वेग, द्रव्यमान तथा वेग गुणनफल को क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर मोमेंटम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P1 P2 P3 डॉट डॉट इस तरीके से चलता रहेगा। अब यहाँ पर कंडीशन क्या आएगी? सबको क्या कर लेंगे? सबको हम क्या कर लेंगे? इसको सिग्मा, सिग्मा में क्या कर लेंगे? 1 कर लेंगे। तो बड़ा सिग्मा लगाएंगे तो सिग्मा में फॉर्मूला आई बराबर है, आई बराबर 1, तो पी हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो पी क्या हो जाएगी? टोटल वैल्यू आई मान ली, आई मान ली तो आई हमारे पास है टोटल, तो पी वेक्टर बराबर टोटल एम मास आ जाएगा। अतः पी हमारा टोटल है तो लीनियर मोमेंटम है। अगर पी हमारा टोटल है तो क्या है? लीनियर मोमेंटम है। तब इस एक्सटर्नल फोर्स ना होगा तो इस पे क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स कोई भारी बल कार्य नहीं करेगा, और तो फोर्स का मान क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। और कांस्टेंट वैल्यू हमारी क्या कहलाती है? वेग में क्या हो जाएगा? परिवर्तन क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। कहने का अर्थ है जो कांस्टेंट रह गए, अगर वैल्यू कांस्टेंट होती है तो क्या होगा? उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ना ही मान कोई चेंज होगा। तो हमारे यहाँ तक हो गया वेग, ये इतना ही मुझे क्या करना था? कांस्टेंट वैल्यू तक सिद्ध करना था। ये था आपका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? किसी वस्तु का वह केंद्र जहां पर वस्तु की पूरी पोजीशन या वस्तु के पूरे भार का क्या होता है? अनुभव कर लिया जाता है, या उनको बैलेंस बना लिया जाता है, इक्वल कर लिया जाता है, सेंटर ऑफ मास कहलाता है। इसको हमने एन टर्म्स माने थे, किसको? द्रव्यमान भी हमारे पास m1 m2 r1 r2 इस तरीके से इनको बना लिया। r1 r2 बनाने के बाद इनको हमने क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के बाद ये वाला हमारा इधर साइड ये वाला भार आ गया, तो इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया। m1 का dr1 के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? विस्थापन के सापेक्ष। अब विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? हमारी वेग कहलाती है। तो हमने यहाँ पे क्या बना लिया? v बना लिया, v1 v2 v3। और वेग परिवर्तन m इंटू v बराबर क्या होता है? संवेग होता है। इसे क्या होता है? संवेग। ठीक है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में लीनियर मोमेंटम। क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। पी हमारा टोटल क्या निकल के आ जाता है? टोटल बल निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है? टोटल लीनियर मोमेंटम निकल के आ जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए धमाकेदार सेशन के साथ। यदि हमारा दिए कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर हमारा कंटेंट इसी साथ आपको इंपॉर्टेंट जो भी आएंगे क्वेश्चन इसी लगाते चले जाएंगे, जो सब पढ़ लेना, सब क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। अब जो हमारे न्यूटोनियन मैकेनिक चल रहा है वो सब आपके देखना इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन चलेंगे। न्यूटोनियन मैकेनिक में इंपॉर्टेंट लगाने पड़ेगा, आपको बैनर पे भी छप के आ जाएगा कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सही है, सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये सब पढ़ लेना। आपके एग्जाम का रफा दफा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्जाम कैसा हो जाएगा? रफा दफा। फिजिक्स में कुछ ऐसा डाउट नहीं छोड़ेंगे जो आपका हो ना जाए। ठीक है, चलता हूँ, धन्यवाद।